हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। वन इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड अदर वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो गया कि अगर किसी भी एरिया किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन है अगर अचानक से वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि देयर इज़ सडन इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो टर्म है ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट किंग्सले डेविस ने जो है दी थी सबसे पहले। अगर यहाँ पर हम कुछ डेटा देखें जो करंट सिचुएशन है तो इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर चुकी है और अब सबसे जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है बन चुकी है इंडिया। और यहाँ पर अगर हम एस्टिमेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 1.4 बिलियन के अराउंड है। और यहाँ पर अगर हम कुछ प्रोजेक्शंस देखें, अगर जिस तरह से जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से 1.5 तक ये पहुँच सकती है 2030 में। यहाँ पर जैसे अगर हम ये एस्टिमेशन देखें 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है जो कि ये फेब 2024 तक की एस्टिमेशन है, कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। और जो ग्राउथ रेट है अगर हम वो देखें 2020 का ये है 1.2%। तो ग्राउथ रेट जो है वो 1.2% है। ये आप थोड़ा सा इसको देखें, जो कि कहता है कि 1970s के बाद जो है कम होना स्टार्ट हुई है। 1970s 80s में अगर देखें तो ये जो ग्राउथ रेट है ये 2% थी। 1970 से 80 के बीच में इट वॉज 2%, बट उसके बाद जो ग्राउथ रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है क्या कर रही है कि कम होना यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम कुछ कंसर्न्स देखें, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, सबसे मेन जो कंसर्न हमारा है वो है रिसोर्सेज का स्ट्रेन। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब मान लो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसमें जैसे हम यहाँ पर डिफरेंट रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं, फूड, वाटर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उतने नहीं हैं कि जो अगर मान लो कि हम कहें एक हमारे पास लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर उससे ज़्यादा मान लो कि अगर पॉपुलेशन है तो उसको सस्टेन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल जो है नहीं होंगे। उसके बाद कहता है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके जैसे हमने कहा कि रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रेन होंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इनकी भी बात करेंगे, इनके ऊपर भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा। देन इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन जो है वो भी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ें होंगी, आगे भी देखेंगे। कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेमोग्राफी डिविडेंड क्या हो गया, ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है अगर वो ज़्यादा होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की उसमें जो है वो क्या करेगी कि हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की भी बात करें, हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो हो सकती है अगर हम उसको जो यंग पॉपुलेशन है उसको अच्छे से अगर हम एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो वो क्या कर सकती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनोवेशन है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकती है। उसके अलावा एक और हमारे लिए पॉजिटिव चीज़, जैसे हमने कहा था, जो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट है वो भी क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो फर्टिलिटी इंडिया की जो है फर्टिलिटी रेट वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा है, जिसका मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो भी क्या होगी, नेचुरली टाइम के साथ कम हो जाएगी। उसके अलावा डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस, जैसे हमने ऊपर भी यही बात की थी कि जैसे एजुकेशन वगैरह को इम्प्रूव करना। उसके अलावा कहता है कि अगर हम पॉवर्टी को जो है उसको भी एड्रेस करें और वीमेन को एम्पावर करें तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी फर्टिलिटी रेट को कम करने में हेल्प करेंगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू द स्लो डाउन इन द ग्रोथ रेट। यहाँ पर दो मेन रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीज़न होता है क्या, इंक्रीज इन बर्थ रेट, अगर बर्थ जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और अगर डेथ रेट जो है वो कम है, तो ये दो मेन रीजंस होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। उसके अलावा छोटे मोटे और रीजंस भी हो सकते हैं लाइक माइग्रेशन वगैरह, बट दो मेन रीजंस देखें तो वो बर्थ रेट इंक्रीज और डेथ रेट के अंदर अगर डिक्लाइन आ रहा है तो उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करेगा। अब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उसके डिफरेंट इफेक्ट होंगे, ऊपर भी हमने थोड़ा देखा था। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लम एरियाज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि जो पॉवर्टी और हंगर है उसको भी जो है ख़त्म करना जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन क्योंकि जो हम यहाँ पर मान लो कि बेटर जो फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करने की बात करें, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, वो ज़्यादा टफ हो जाएगा बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके अलावा हमने जो है रिसोर्सेज़ की बात की थी कि जो रिसोर्सेज़ हैं वो कम पड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर लैंड, वाटर, फूड या जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। और ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उससे क्या होगा कि खाने की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि फूड ग्रेन्स जो हैं वो तो हमारे पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, तो खाने अगर ज़्यादा डिमांड क्योंकि होगी खाने के लिए तो वो भी हम उसको
प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनकी ओवर एक्सप्लाइटेशन होगी, और उसके अलावा कहता है कि और क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, जिसकी वजह से डिजीज़ बढ़ेंगी और अल्टीमेटली जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद डिक्लाइन इन, हमने जैसे वहाँ पर बात की थी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है, तो वही यहाँ पर हम बात करें कि 1971 से लेकर के 81 में हमने क्या देखा कि उसके बाद से जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए हमें दिखी। यहाँ पर हम 2021 की अगर बात करें तो कहता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी जो है कम हुआ है, जो कि 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन जहाँ पर है, वहाँ से 2, यानी यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट अगर कम हुआ है तो उसका मतलब जो ग्रोथ रेट है स्लो हुआ है, और उससे पॉपुलेशन जो है वो भी क्या होगा, उसका जो ग्रोथ है वो भी क्या होगा कि थोड़ा कम होगा। यहाँ पर कहते हैं कुछ स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारी स्टेट्स जो है उनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 तक पहुँच गया है, जिनमें इन स्टेट्स की एक्सेप्शन है। उसके अलावा कहता है कि एक इसमें ये रीज़न भी है कि जो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर भी इंक्रीज़ आया है, जहाँ पर स्पेशली कहता है कि ओवरऑल जो कंट्रासेप्टिव जो प्रेवलेंस रेट है वो भी बढ़ा है, जो कि 54 से अब 67 पहुंचा है, तो वो भी एक रीज़न है फर्टिलिटी रेट के कम होने का। उसके अलावा एक चीज़ अगर हम थोड़ा पॉजिटिव वे से देखें, जैसे हमने कहा था कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है तो हमने कहा था क्या होगा कि अगर ज़्यादा हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन हो, जहां हमने ऊपर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की थी, वही बात यहां पर है कि लार्जर पॉपुलेशन को हम थोड़ा इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगी, ज़्यादा इकनॉमी की ग्रोथ होगी, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम करेंगे, उससे क्या होगा, कहता है कि बेटर इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी, क्योंकि ज़्यादा बंदे हैं तो वो क्या करेंगे, मतलब कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ज़्यादा है तो ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे इकनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा होगी। अब ये वाली चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा दिया भी है डेटा के लास्ट 7 डिकेड्स में अगर हम देखें तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 50 से 65% तक जो है बड़ी है, इतना हमें देखने को मिला है। और एज़ पर कहता है कि अगर हम 2022 तक देखें तो ये माना जाता है कि इंडिया जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है ग्लोबली जो है इंडिया की होगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव वे में अगर हम देखें। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम देखें तो 2 तरह के मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। सिंपल है ये, डायरेक्ट में जैसे फैमिली प्लानिंग के मेयर्स के ऊपर फोकस किया जाए, फ्री एजुकेशन अवेयरनेस दी जाए लोगों को, उसके अलावा जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया मैरिज के लिए जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और इनडायरेक्ट मेथड्स में लिटरेसी होगी, फीमेल एम्पावरमेंट, क्वालिटी लाइफ की इंप्रूव हो, और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिससे हेल्प हो सकती है पॉपुलेशन को कर्व करने में। अब यहाँ पर ये तो जो है मेन वही था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। ये कुछ ऐसे आपने जो है डेमोग्राफी में भी ये डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी होंगी, तो वही है। अगर हम यहाँ पर देखें 4 स्टेजेस हैं यहाँ पर, जो 1891 से लेकर के 1921 तक का ये पीरियड जो है, जहाँ पर जो है स्लो ग्राउथ थी यहाँ पर। और सिंपल यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हो कि वहाँ पर जो है स्लो ग्रोथ थी। उसके अलावा जो है जो 21 से 51 है यहाँ पर जो ग्राउथ है वो थोड़ा रैपिड हुई। और मेन आपको जो याद रखना है वो ये रखना है यहाँ पर कि जो पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो 1951 से 81 के बीच में था। यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी काफ़ी रैपिडली। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑलरेडी जो है इसके ऊपर एक वीडियो जो है चैनल के ऊपर होगी जहाँ पर डेमोग्राफी जो है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर हम देखें 81 के बाद, तो यहाँ पर कह रहा है कि हाई ग्राउथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो इंट्री, के ग्राउथ रेट तो यहाँ पर भी थोड़ा हाई है, बट पुराने के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ है, और स्लो डाउन के हमें साइंस देखने को जो है वो मिले हैं। यही यहाँ पर जो है वो डिकेडल ग्राउथ रेट की परसेंटेज भी यहाँ पर जो है वो दी गई है, वो आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है जो मॉडल होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, तो उसके 4 स्टेजेस हैं। तो कौन से हैं उसमें उतना हमें नहीं जाना है, अगर आप चाहें थोड़ा देख भी सकते हैं, बट आप बस इतना याद रखें कि इंडिया जो है उसकी स्टेज 3 के ऊपर है, जहाँ पर क्या है कि लो मोर्टेलिटी है और लो फर्टिलिटी है। तो लो मोर्टेलिटी लो फर्टिलिटी है, और यहाँ पर कहता है कि कुछ स्टेट्स इंडिया की इवन जो हैं वो स्टेज 4 के ऊपर भी पहुँच चुकी हैं, बट मेनली हम बस अब ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल वार्मिंग एज यू ऑल नो
यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो उसकी क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, तो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग की जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म हीटिंग की, और कहता है जब प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था 1850 से 1900 के बीच में, तब से लेकर के अब तक स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो अर्थ है उसका जो मीन सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ा है। यहाँ पर मेन रीज़न जो है वो तो एक ग्लोबल हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग आ जाती है, जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनकी जो बर्निंग है उसकी वजह वो एक मेन रीज़न है। अब यहाँ पर जैसे ग्रीन हाउस की भी बात है, अब इसमें हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझें, आप ये देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए। अब होता क्या है कि सन से जो है डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं आएंगी। अब सन से जो डिफरेंट रेडिएशंस आती हैं जिनमें जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो हमारे प्लैनेट को गर्म रखती हैं, तो जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ के ऊपर आई तो अब यहाँ पर क्या है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड हम देखते हैं क्या है कि पूरी एक एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंट है, डिफरेंट गैसेज हैं। तो वहाँ पर वो जो गैसेज हैं उनमें कुछ ऐसी गैसेज हैं जो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसमें मेनली हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके अलावा हम बात करते हैं कि वाटर के जो वेपर्स हैं उनकी, उसके अलावा मीथेन वगैरह हो गया, या डिफरेंट गैसेज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जो क्या करती हैं, इन हीट रेडिएशंस को, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट रेडिएशन से टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। तो हम जो है यहाँ पर, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर अभी है वो इसी वजह से है क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो है। अगर ये इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम हो। अभी अगर हम देखें तो 14 डिग्री के अराउंड जो है वो अर्थ का टेम्परेचर ऐसे मीन है। अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, -19 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है चला जाएगा, जहाँ पर लाइफ सस्टेन करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो नेचुरल इफेक्ट है, ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब इस नेचुरल बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाए। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हमने कहा ये ऐसी गैसेज हैं जो क्या करती हैं, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, गर्म रहता है। लेकिन अगर ये गैसेज इंक्रीज़ हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितनी ये गैसेज ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, जितना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी उतना ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। तो ये वाला मसला यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। तो यही जो है अब जब आप कहोगे कि ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप होगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो जिसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, तो जब हम कोई भी चीज़ जो है जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। कोयले को जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, जो उसके अलावा सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आगे जो है यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इसको भी हम आगे थोड़ा देखेंगे। अभी यहाँ पर कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है अगर हम देखें, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है प्री इंडस्ट्रियल ईरा, जो हमने क्या बोला था, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इससे अगर हम अभी तक देखें तो 1 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ग्लोबल पैटर्न है क्लाइमेट का, उसके अंदर चेंजेस आ रही है। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अब देखो दो टर्म्स होती हैं, वन इज़ वेदर, अदर वन इज़ क्लाइमेट। वेदर तो हम जैसे बोलते हैं कि आज का वेदर, कल का, यानी शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं कि मौसम कैसा होगा, यानी मौसम क्या हो गया, बारिश की कंडीशन हम देखेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे मॉइस्चर कितना है, हवा वगैरह, उन सब चीज़ों को देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए तो वेदर बोलते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म चेंजेस देखें तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या हो गया, यानी लॉन्ग टर्म चेंजेस आई हैं वेदर के पैटर्न में, यानी आप ये कह लो सिंपल वर्ड्स में, जब बारिश होनी चाहिए थी तब नहीं होती हैं, जो पूरा पैटर्न बदल गया है। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि अभी हाल में जो स्नोफॉल का पैटर्न है पूरा बदल गया था। दिसंबर पूरा जो है विदाउट रेनफॉल, विदाउट स्नोफॉल जो है वो गया है, और जब ये मान लो कि होना चाहिए था तब नहीं हुई, और लेट जो है अभी हमें स्नोफॉल जो है वो देखने को मिली। ये पैटर्न जो है ये पूरा, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रीज़न्स हैं, एक तो हमने फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की भी बात की, उसके अलावा हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही यहाँ ये है। उसके अलावा कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं, जैसे यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं उतना डिटेल में, बट आपने जैसे पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप की विंड्स वगैरह, वो आपने पढ़ा होगा, एल नीनो, उसके अलावा ला नीनो इफेक्ट वगैरह ये आपने पढ़े, ये कुछ। उसके अलावा वोल्केनो इरप्शन, जब वोल्केनोज फटते हैं तो उसमें भी CO2 मोनोऑक्साइड या इस तरह की गैसेज जो है वो रिलीज़ होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस जो है गैसेज हैं, बट वो एक नेचुरल फिनोमिना था। लेकिन कहता है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जो नेचुरल फिनोमिना हैं ये भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो भी जो है अब क्लाइमेट चेंज जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब कुछ इंडिकेटर्स, यानी हमें कैसे पता चल रहा है क्लाइमेट हो रहा है, तो हमने क्या देखा कि कहता है कि जो ओशन का टेम्परेचर है, जो लैंड का टेम्परेचर है वो बढ़ गया,
सी के राइज जो सी लेवल है, पानी का जो लेवल है समंदर के अंदर वो बढ़ चुका है, फ्लड्स वगैरह आते हैं उसकी वजह से। कहता है कि आज जो अर्थ के पोल हैं, उसके अलावा जो माउंटेन्स ग्लेशियर हैं वहाँ पर आइस जो है वो पिघल चुकी है। उसके अलावा कहता है कि हमें एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है, जैसे ये हीट वेव्स जो है वो काफ़ी देखने को मिलती हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं, ड्राट्स कई जगह फ्लड, कई जगह सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कहता है कि जो क्लाउड और वेजिटेशन कवर है वो पूरा चेंजेस वहाँ पर हमें देखने को मिली, जिसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और उसमें हम ये ऑलरेडी ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये सिस्टम किस तरह से चलता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, CO2, उसके बाद CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। और ये क्या है, तो ये हम ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया। अब उसके अलावा कहता है इम्पैक्ट क्या होंगे, तो कहता है हीट वेव्स जो है वो भी काफ़ी एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा एंटार्क्टिका जो है वहाँ पर भी हमने देखा था काफ़ी जो है आइस का लॉस हो चुका है। नियरली कहता है 4 ट्रिलियन मैट्रिक टन आइस जो है वो 1990 से ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा आर्कटिक के अंदर जो आइस है वो भी हमें पिघलती हुई दिख रही है। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर जो इफेक्ट हैं वो कहता है कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वाइल्ड फायर्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं, फ्लडिंग की बात हम करते हैं। उसके अलावा कहता है कि जो सिटीज़ फार्म फॉरेस्ट विल सी मोर बॉदरसम पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट हैं, पेस्ट क्या हो गया, जो इंसेक्ट हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारी क्रॉप्स को या हमारी बिलोंगिंग्स को, उनका पेस्ट बोलते हैं। तो वो जो है उनके भी अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर फिशरीज़ वहाँ पर भी हार्मफुल, यानी डिफरेंट यहाँ तक के प्लांट एनिमल स्पीशीज़ जो है कहता है कि एक्सटिंक्ट जो है हो सकती हैं कुछ, लाइक कोरल रीफ्स जो हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। अब ग्लोबल डेटा ये थोड़ा अगर हम देख लें तो हमने ऑलरेडी जैसे बात की कि 1 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो अर्थ का ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुका है 1901 से लेके 2020 तक। अगर हम देखें सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है, जैसे यहाँ पर ये डेटा आप देख सकते हैं 1.7 mm पर ईयर, इतना सी लेवल राइज़ कर रहा है हर साल। उसके अलावा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया है। और यहाँ पर भी कहता है कि एरिया जो आइस ने कवर किया था आर्टिक में, कहता है कि वो श्रंक होकर हो गया है कितना 40% तक, अगर हम पिछले कुछ सालों की यहाँ पर बात करते हैं। उसके अलावा CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ चुकी है एटमॉस्फेयर में, कहता है 25% तक बढ़ चुकी है। और यहाँ पर आप अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज़ की बात करें, CO2 मेन गैस है, तो स्पेशली अगर हम देखें तो जैसे चाइना हो गया, उसके अलावा US इवन ये हाईएस्ट एमिटर्स के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो है कुछ ये डेटा भी है कि चाइना जो है ये सबसे लीड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन में, क्योंकि 26% CO2 एमिशन तो यही प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड नंबर के ऊपर है, जो कि 13% ऑल ग्लोबल एमिशन जो है ये कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये कुछ और डेटा है, आप देख लें। देन हमारे पास कहता है कि कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक तो फॉसिल फ्यूल से कहता है अगर हम मूव अवे करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका थोड़ा यूज़ किया जाए। उसके अलावा क्लीन एनर्जी की बातें हम करते हैं, और यहाँ पर ये एक्चुअली पोल्यूशन में ही आ जाता है। जैसे हम पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन वगैरह डिफरेंट पढ़ते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, बट एरोजोल्स का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इंक्लूड किया है। आप इसको पास करके जो है थोड़ा चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है इतना ये इम्पॉर्टेंट है नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं या फिर जो ग्लोबल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर कुछ स्टेप्स होते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की, या पोल्यूशन के लिए, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इंडिया ने लाया था, जहाँ पर जो है उन्होंने 8 कोर नेशनल मिशंस उनको रन करने के लिए बात की थी, जिसमें ये सोलर एनर्जी, उसके अलावा सस्टेनेबल ये वाटर वगैरह इनकी है, ये थोड़ा आप अगर चाहें देख सकते हैं। उसके अलावा क्लीन एनर्जी फंड और ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये आगे भी है, जहाँ पर भी इंडिया ने जो है कुछ कमिटमेंट की थी कि ग्रीन गैसेस एमिशन जो है उसको कम किया जाएगा 2030 तक, जो है इतनी अराउंड 3 से 35% के बीच में थोड़ा कम किया जाएगा। ये कुछ है, ये कुछ अलाइंसेज, जैसे यहाँ पर अगर हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखें तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर 1992 में हुई थी, ये आप थोड़ा देख लें, जहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसंट्रेशन कम करने की बातें की गई थी। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल ये भी इंपॉर्टेंट है 1997, यहाँ पर भी जो है वही हमने बातें की थी, कुछ जो है कमिटमेंट्स किए गए थे। देन पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जैसे हमने ऊपर बात की कि इंडिया ने भी इसको किया था, वहाँ कुछ बातें की गई थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कम किया जाए, कितना किया जाए। देन ये मोनोट्रिल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उनके लिए थी,
तो इस तरह से ये कुछ कन्वेंशन हैं, अगर आप चाहें देख सकते हैं। मेन मैंने आपको बता दिया है कि मोनोट्रिल हो गई, पेरिस का, क्योटो, और ये जो कन्वेंशन थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और यहाँ पर जो है ये आप जो है NAPCC ये थोड़ा देख सकते हैं। सो मेन चीज़ें यही हैं। बाकी जो है अगर कुछ और जो है चीज़ें हैं तो वो आप MCQs वगैरह जब करेंगे तो उसके थ्रू भी चीज़ें जो है वो काफ़ी कवर हो जाएंगी।